Dear students, good morning. Students, today we discuss on the topic that is the component of budget. And in the previous video हमने बात की थी क्या होता है गवर्नमेंट बजट और फिर हमने डिस्कस किया था क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। उसी वीडियो की सेकंड पार्ट में आप आज जानेंगे कंपोनेंट ऑफ बजट के बारे में। ओके, तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेवेन्यू बजट। और दूसरा है कैपिटल बजट। आइए जानते हैं रेवेन्यू बजट के बारे में। स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट्स, इट डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बता रहा है ये? डील करता है किस किस चीज़ से बच्चों? रेवेन्यू, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है इसके बारे में यहाँ पे बात होगा। रेवेन्यू का मतलब कैसे गवर्नमेंट चीज़ों को कलेक्ट कर रही है, क्या क्या सोर्सेस हैं उसके इनकम के, कैसे वो जनरेट कर रही है, कैसे कलेक्ट कर रही है और कैसे उनको एलोकेट करेगी बहुत सारे एक्सपेंडिचर हेड्स के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, कुछ उसको चाहिए ना, इनकम जनरेट करेगी ना। तो वही बता रहा रेवेन्यू बजट में क्या है, इट डील विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट और इट्स एक्सप्लेन हाउ रेवेन्यू इज कलेक्टेड एंड और जनरेटेड। कैसे कलेक्ट और जनरेट करेगा गवर्नमेंट और फिर उसको क्या करना है, एलोकेट भी तो करना है एक्सपेंडिचर में, मतलब वो पैसे जो आएंगे वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। तो रेवेन्यू बजट क्या है आपका, टू पार्ट्स में ब्रेक है। एक रेवेन्यू रिसीट है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब इसमें आपको पैसे कैसे आ रहे हैं और पैसे आप खर्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू बजट आगे दो पार्ट्स में ब्रेक है बच्चों, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे कैपिटल बजट के बारे में। कैपिटल बजट क्या है, ये क्या करता है, डील विद द कैपिटल एक्सेप्ट कैपिटल एस्पेक्ट्स of the government budget and it consists of capital receipt and capital expenditure। ठीक है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट माने पूंजी प्राप्तियां और पूंजी खर्चे, जो कि कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर है, हम बात करेंगे कैपिटल बजट में। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट कैन आल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स। ओके, तो अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द टू ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर। फिर हम बात करेंगे अब हम बजट रिसीट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, बजट रिसीट क्या होता है, ठीक है। तो बजट रिसीट के बारे में अगर बात करें तो ये क्या, एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। जितने भी आपके क्या हैं बच्चों, एस्टिमेटेड मनी रिसीट हैं गवर्नमेंट के, वो जो डिफरेंट सोर्सेस से, वो सभी सोर्सेस से एक फिजिकल ईयर में, फिजिकल ईयर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च होता है वहाँ तक, मतलब एक साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। मतलब क्या, बजट रिसिप्ट रिफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट, अनुमानित जो मनी की प्राप्तियां हैं। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, एक अनुमान लगाना। जो मनी रिसीट है गवर्नमेंट का, वो सभी सोर्सेस से किसी ईयर के दौरान, तो उसे क्या बोलेंगे, बजट रिसीट। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, बजट रिसीट बोलेंगे। और बजट रिसीट को क्या किया गया है, टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर ही बताया था, रेवेन्यू बजट में एक रेवेन्यू रिसीट और एक क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिर क्या होता है बजट, कैपिटल बजट में क्या होता है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे बजट रिसीट के बारे में। और बजट रिसीट को टू पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। मतलब रिसीट को एक तरफ कर दिया जाएगा और फिर एक्सपेंडिचर को एक तरफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। और रेवेन्यू रिसीट भी टू पार्ट्स में ब्रेक है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। और कैपिटल रिसीट आपको तीन पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, बोरिंग्स, रिकवरी ऑफ लोन और अदर एस्पेक्ट। मतलब कि ये आपके सोर्सेज हैं, ब्रेक का किया गया है यहाँ पे। आपके सोर्सेज है रेवेन्यू रिसिप्ट के, कौन कौन से सोर्सेज हैं बताइए। टैक्स रेवेन्यू से आपको जो पैसे कलेक्ट होते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। और कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन से सोर्सेज हैं आपके पास, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिट है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे क्या होता है रेवेन्यू रिसीट स्टूडेंट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट एक ऐसा रिसिप्ट है जहाँ पे आपका लाइबिलिटी क्रिएशन नहीं होती है, मतलब नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ओके, और नॉर कॉसेस एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ना आपकी लाइबिलिटी बढ़े और ना ही एसेट्स घटे। आप मतलब सरकार का ना लाइबिलिटी बढ़े, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ठीक है, और नॉर एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये कैसे होते हैं, रेगुलर और रेकरिंग, मतलब रेगुलर का मतलब मंथली होते होंगे, ठीक है। रेगुलर एक मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, रेगुलर। और रैकरिंग है, रैकरिंग नेचर का है। और गवर्नमेंट रिसीव देम इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, ओके, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट क्या करती है, इसको रिसीव करती है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या इसमें बता रहा है स्टूडेंट्स, जो रिसीट है, द रिसीट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, इट सेटिस्फाइड द टू एसेंशियल कंडीशन। वो कौन कौन से टू एसेंशियल कंडीशंस है, आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। नाइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, तो सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, यहाँ पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ना आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो ना ही आपका क्या हो, एसेट रिड्यूस हो। तो रिसीट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। जैसे कि मान लीजिए टैक्सेस लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट का होता है। एज दे डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, क्या बोला, टैक्स जो लगाया जा रहा है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टैक्स मान लीजिए आप टैक्स स्लैब के अंदर आ गए, आपका जो सैलरी है वो टैक्स स्लैब के अंदर आ गई और क्या आपके ऊपर टैक्स इम्पोज हो गया। तो इस क्या बोल रहा है, रिसीट मस्ट नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टैक्स लगाया गया सरकार द्वारा एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एज दे डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। मतलब क्या हुआ बच्चों, टैक्स लगाया सरकार ने, तो सरकार जो आपसे टैक्स वसूल कर रही है तो उस पर कोई उसका लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है कि आपसे मैंने पैसा लिया तो आपके घर का मैं काम करूंगा, आपके घर में पिज़्ज़ा डिलीवर करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया और उस पैसे को मैं वेलफेयर में मतलब अपने कंट्री के अंदर ही मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा। तो जो टैक्स लगाया जा रहा है वो क्या है स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिसीट है। वो कोई सरकार के ऊपर, कोई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम पैसा पे कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे घर बनाए, मेरा मकान बनाए, कोई मेरे घर के सामने का रोड बनाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। हाउएवर एनी अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट द रेवेन्यू रिसीट। मतलब क्या हो गया, अगर कोई अमाउंट बारो कर रहा है हमारी सरकार, मतलब बारो का मतलब उधार ले रही है, वो भी क्या है, आपका रेवेन्यू रिसीट नहीं है। बिकॉज वाई, बिकॉज इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी इन द टर्म ऑफ रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग। जब आप बोरोइंग का मतलब उधार का जब पेमेंट करते हो तो जो अमाउंट लेते हो वो वाला अमाउंट और प्लस ब्याज प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों जोड़ के आपको पेमेंट करना होता है। तो ये क्या है, आपका रेवेन्यू रिसीट का जो है क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है बताइए, नाइदर क्रिएट है ना लाइबिलिटी, लेकिन आप जब लोन लेंगे तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आपने टैक्स कलेक्ट किया, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया तो क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बातों को। पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा, आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। जो एग्जाम्पल ने बताया कि टैक्स जो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा वो क्या होता है, वो रेवेन्यू रिसीट होता है। क्यों, क्योंकि वो लाइबिलिटी सरकार की नहीं बढ़ा रही है, वो आपके घर के काम को नहीं करेगी। आपने टैक्स पे कर दिया तो सरकार कहीं ना कहीं लगाएगी। फिर क्या बता रहा है, जो अमाउंट आप बोरो कर रहे हैं सरकार, मतलब सरकार जो बोरो कर रही है वो रेवेन्यू रिसीट नेचर का नहीं है, क्योंकि वो लाइबिलिटी को बढ़ा दे रहा है जब आप रिपेमेंट करते हैं बोरोइंग का, ठीक है। तो अब हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे इसी में। इसमें क्या बता रहा है, रिसीट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन द एसेट। ध्यान दीजिएगा, रिसीट मस्ट नॉट कॉस्ट डिक्रीज इन द एसेट। मतलब क्या हो गया, रिसीट फॉर द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज मस्ट नॉट रेवेन्यू रिसीट। क्यों भाई, ये देखिए इसमें बोला है ऊपर कंडीशन में, नॉट रिड्यूस एनी एसेट्स नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी। अब बताइए आपने क्या किया कि पब्लिक, मतलब कि आपने यहाँ पे अपने शेयर्स को क्या कर दिया, पब्लिक एंटरप्राइज के शेयर्स को बेच दिया। तो शेयर्स को बेच दिया तो भाई जाहिर सी बात है आपका एसेट्स कम हो गया। और यहाँ क्या बोला है,
it is not the revenue received because it lead to the reduction in the assets of the government. आपने सरकारी संपत्तियों के, सरकार के शेयर्स को बेच दिया, तो जाहिर सी बात है शेयर्स बेचेंगे तो उतने से, जितने से बेचेंगे उतने से आपका एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस हो गया तो मतलब सरकार की संपत्ति कम हो गई, और यहाँ पे बोला है कि एसेट्स को रिड्यूस नहीं करना है, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स। तो ये तो चीज़ें क्या हो गई आपकी, ये आपकी नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस पूछ सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, क्या ये इस एग्जाम्पल को देके पूछ सकता है रेवेन्यू रिसीट है कि नहीं है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, टू सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू रिसीट। बच्चों दो सोर्स है रेवेन्यू रिसीट के, एक टैक्स रेवेन्यू है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू क्या है बच्चों, देखिए वो भी आगे फर्दर डिवाइड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, रिफर टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू एक ऐसे मतलब रिफर टू द सम ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि क्या, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन द रिटर्न। देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा आप लोग। आपने सरकार को टैक्स पे कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है, इसको आपको इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट नेचर में मिल जाएगा बेनिफिट, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अगर रोड बनाएगी सरकार तो आप उस रोड पे ड्राइव करेंगे, कार चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, वहाँ पे अगर लाइट लगाएगी तो लाइट से बेनिफिट सबको होने वाला है। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से बेनिफिट होगा, स्कूल है तो स्कूल से भी बेनिफिट होने वाला है। तो मतलब क्या है, कॉमनली सभी को मिलने वाला है, पब्लिक। अगर सरकार ने कोई क्या करे खर्चा करना है, तो डैम है, ओवरब्रिज है, तो ये सब चीज़ें सरकार के खर्चे होते हैं। ओके, तो टैक्स रेवेन्यू क्या है, सम टोटल ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। और टैक्स इज ए व्हाट, कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल एंड द कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी रेफरेंस, देयर इज अ डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। इन द रिटर्न यू गॉट द एनी बेनिफिट, देयर इज नॉट एनी बेनिफिट डायरेक्टली, ठीक है। तो इट मस्ट, देर आर टू, इट मीन्स देर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला क्या बोल रहा है, कंपल्सरी पेमेंट हो गया, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे, सबको पे करना ही करना है, कोई इसको मना नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर मना करेंगे तो ये अपराध में आ जाएगा, ठीक है, आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं अपराध कर दिया है। फिर क्या बोला है, टैक्स रिसिप्ट आर स्पेंट बाय द गवर्नमेंट for the common benefit of the people in the country. A taxpayer cannot expect that the tax amount will be used for the direct benefit. आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आपको इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। जो टैक्स रिसिट है, ठीक है, वो जो स्पेंड करती है सरकार, वो सबके कॉमन सबके लिए करती है, ठीक है। यहाँ पे किसी पर्सन को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देने वाली है, सबके लिए क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा बराबर का। हो सकता है मान लीजिए आपके घर के सामने का जो रोड बन रहा है, हो सकता है किसी महाराष्ट्र के पीपल के कलेक्शन से वो बना हो, मान लेते हैं, ठीक है। जो तमाम जगहों पे क्या किया जा रहा है कि जहाँ पे नेट की सुविधाएं नहीं, वहाँ पे नेट फैसिलिटीज़, वहाँ पे फाइबर की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। मान ली बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने स्तर से, ठीक है, उनके हमारे कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इससे क्या होगा, आप ग्रोथ करेगी तो भाई सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कोरोना में क्या है कि बहुत सारे मतलब पैसे खर्च किया सरकार ने, वैक्सीनेशन फ्री कर दिया, और क्या किया, तमाम हॉस्पिटल, मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया इस बार। तो क्या है बताइए, बेरोजगारी बढ़ गई थी, इसको कम करने के लिए किया, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है कंट्री की। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कि आप अभी टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि क्या है, आपको वेलफेयर भी करना है, अभी लोगों की इनकम भी नहीं है। तो आप बोरोइंग कर रहे हो या और भी सोर्सेज से आप क्या कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आप डेप्ट में आ गए हो, फिर डेप्ट ट्रैप देखने को मिलता है इसी में आगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे और भी समझ में आएगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स होता है जो कि इम्पोज किया जाता है प्रॉपर्टी या इनकम के ऊपर किसी इंडिविजुअल या कंपनी के पे, और जो कि पेड करता है डायरेक्टली बाय द, मतलब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी और इनकम पे इम्पोज किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल और कंपनी के, और वो बंदा ही, वो कंपनी ही केवल पे करेगी गवर्नमेंट को। दे आर इम्पोज ऑन द इंडिविजुअल एंड कंपनीज। वो किस पे इम्पोज किया जाता है, इंडिविजुअल और कंपनीज पे। और लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट और इंसिडेंस दो वर्ड होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, ठीक है।
किसके ऊपर बोझ आ रहा है, ठीक है, किसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, बर्डन आ रहा है, और एक्चुअल बर्डन, ठीक है, बोझ का मतलब देखिए यहाँ पे बर्डन आगे शब्द यूज़ किया है, लाइबिलिटी टू पे में मतलब कि किसके ऊपर ये चीज़ हो रही है। मतलब मान लीजिए मिस्टर ए के ऊपर टैक्स पड़ा, टैक्स का लोड पड़ा, तो मिस्टर ए ही केवल उस बर्डन को मतलब पे करेंगे, ये नहीं कि कोई दूसरा पे करेगा। जिसके ऊपर पे पड़ेगा टैक्स वो पे करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, वो क्या है, इम्पैक्ट, और जो पे करेगा वो कहलाएगा इंसिडेंस। ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो इम्पैक्ट है, और जो पे करेगा वो क्या कहलाएगा, इंसिडेंस। तो लाइबिलिटी टू पे द टैक्स दैट इज द इम्पैक्ट एंड एक्चुअल बर्डन इज कॉल्ड व्हाट, द इंसिडेंस लाई ऑन द व्हाट, लाई ऑन, अच्छा, जिसके ऊपर क्या पड़ रहा है ये बता रहा है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए कोई बंदा टैक्स स्लैब में आया, तो टैक्स स्लैब में क्या होगा, अगर उस बंदे के ऊपर पड़ रहा है तो वो जब पड़ेगा बोझ तो क्या कहलाएगा, इम्पैक्ट, और वही बंदा पे कर दिया टैक्स तो क्या कहलाएगा, इंसिडेंस। अब तो TDS है, टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स है, अपने आप ही चीज़ें कट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द इनकम टैक्स द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स दैट इज द इम्पैक्ट। जिसके ऊपर बोझ पड़ रहा है, लाइबिलिटी पड़ रही, वो क्या इम्पैक्ट है, और जिसके ऊपर इंसिडेंट मतलब जो वास्तव में पे कर रहा है वो क्या है, बताइए बच्चों, वो इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। ये काफ़ी CBSE का फेवरेट है, ये पूछता रहता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर क्या पर है, लोड है, जिसके ऊपर क्या है बच्चों, वे लाइबिलिटी ये पड़ रही है, उसे बोला गया इम्पैक्ट, और एक्चुअली में जो बंदे ने पे कर दिया वो क्या कर दिया, वो क्या हो गया, इंसिडेंस। और दोनों चीज़ें जब एक लोग के ऊपर पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इम्पैक्ट और इंसिडेंस जब एक बंदे के ऊपर पड़ेगा तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स 15-16 से बंद कर दिया गया। डेथ ड्यूटी भी है इसमें। कैपिटल गेन है, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स है, ये सब चीज़ें इसमें आती है। और देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया है कि जो दे डायरेक्टली अफेक्ट द इनकम लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। टैक्स लगने से इनकम पे क्या होता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, परचेजिंग पावर पे पड़ेगा, एंड हेल्प टू चेंज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकॉनमी। टैक्स कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड को भी क्या करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है। अगर मान ली सरकार ने कम टैक्स लगाया तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। और सरकार ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो लोगों के पास पैसे कम हो जाए, पैसे ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कम डिमांड होगा, ज़्यादा टैक्स लगने पे पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि आपने ज़्यादा टैक्स पे किया। तो आपके पास जो बचेगा रिमेनिंग इनकम आफ्टर द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, वो क्या हो जाएंगे आपके पास कम, तो आप डिमांड कम करेंगे। तो ये चीज़ें आपकी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगी तो डिमांड कम होगा, सरकार अगर टैक्स घटा देगी तो डिमांड ज़्यादा होगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट टैक्स रिफर टू दोज टैक्सेस विच अफेक्ट the income and property of individual and companies through their consumption expenditure। indirect tax क्या बोल रहा है, वो taxes हैं which affect the income and property of the individual and companies through their consumption expenditure। consumption expenditure से क्या आपके प्रॉपर्टी और इनकम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। ये जैसे इम्पोज किया जाता है गुड्स और सर्विस पे। आप लोग GST का नाम सुने होंगे, GST में काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी और एक्चुअल बर्डन मतलब इंसिडेंस, जिसके ऊपर टैक्स पड़ रहा है और जो वास्तव में पे कर रहा है वो डिफरेंट पर्सन होते हैं, और बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, वहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या होता है, एक ही बंदे के ऊपर लाई करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस दो डिफरेंट पर्सन्स के ऊपर लाई करेगा, ओके। इम्पैक्ट और इंसिडेंस लाई ऑन द टू डिफरेंट पर्सन, जिसके ऊपर टैक्स मतलब लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, इंसिडेंस, और एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंस, इसमें शिफ्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आप GST देख सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड। इनडायरेक्ट टैक्स आर कंपल्सरी पेमेंट बट दे कैन बी व्हाट, avoided by not entering into those transactions which call
सच विच कॉल फॉर सच टैक्सेस, जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर में सेव द टैक्सेस बाय परचेजिंग खादी ग्राम उद्योग आइटम्स एंड देयर इज अ नो इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द, मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों पे क्या करती है सरकार, प्रमोट करती है, ठीक है, उसके सेल को हाइक करना चाहती है, लोगों में क्या है कि उसके बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको टैक्स देखने को नहीं मिलता। जैसे खादी उद्योग में क्या आपको टैक्स देखने को नहीं मिलेगा खादी प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप टैक्स नहीं पे करोगे, ये चीज़ बता रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप टैक्स अपना बचा लोगे, ठीक है, ये है। अब देखो कैसे आप क्लासिफाई करोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को क्लासिफाई करने के लिए डायरेक्ट टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स इफ़ द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जब बर्डन शिफ्ट नहीं करेगा उसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल देखिए, इन इनकम टैक्स आर इज द डायरेक्ट टैक्स एंड इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द डिफरेंट पर्सन्स। ओके, अब नीचे स्टूडेंट दिया हुआ है डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इंडिविजुअल को कंपनी के ऊपर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों, आपके गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। बर्डन इसमें शिफ्ट नहीं होता है, बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट होता है, और दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है और ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान दीजिएगा। टैक्स भी प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, आप प्रोपोर्शनल देखने को मिलते हैं, तो इसलिए क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दे हैव अ लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, जिसका इनकम आएगा टैक्स स्लैब के अंदर, जिसकी इनकम टैक्स स्लैब में आएगी केवल वही काउंट किए जाएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि जो लोग प्रोडक्ट को परचेस करेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करेंगे। आई होप स्टूडेंट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।